तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज गजब चमत्कार हुआ मुंबई में। सबसे पहले टेस्ट मैच इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो चल रहा था, तीसरी बार टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, शायद 100 साल से ज़्यादा हो गए, किसी एक बॉलर ने 10 विकेट एक टीम को पूरी तरह से आउट किया। एजाज पटेल ने आज 10 विकेट पूरे के पूरे इंडियन इनिंग के लिए, और वो तीसरे ऐसे बॉलर बने। इससे पहले जिम लेकर ने पहली बार लिया था, जो इंग्लैंड के प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और दूसरे गेंदबाज थे हमारे इंडियन अनिल कुंबले, जिन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 10 विकेट लिया था। तो ये तीसरी बार टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री में हुआ है कि किसी एक बॉलर ने एक पूरी टीम को आउट किया हो। और इत्तेफाक से एजाज पटेल मुंबई में ही पैदा हुए, उनकी माँ एक टीचर थी, और फिर बाद में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट कर गए, और उसी मुंबई में इस दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने ये चमत्कार दिखाया। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आए और सिर्फ 62-65 रन पे ही पूरी टीम आउट हो गई। मतलब उनके किसी प्लेयर ने 100 रन भी नहीं बनाए, और इंडिया को 260 से ज़्यादा की लीड थी। सेकंड इनिंग में भी 50-60 रन बन चुके हैं। 300 से ज़्यादा की अब लीड है, और मैच पूरी तरह से कंट्रोल में है। मुझे लगता है कि इस मैच में न्यूजीलैंड की अब वापसी मुमकिन नहीं है। तो आज की एक बड़ी मैच, बेशक न्यूजीलैंड हार जाए, इंडिया जीत जाए, लेकिन इस मैच को एजाज पटेल के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि 10 विकेट लिया, और साथ में मयंक अग्रवाल, जिन्होंने 150 का स्कोर किया पहले इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो अच्छा टेस्ट मैच, लेकिन अब वन साइडेड हो गया लगभग। मुझे लगता है कल इंडिया लंच से टी के बीच तक बैटिंग करेगी, और उसके बाद डिक्लेयर करेगी। लास्ट सेशन न्यूजीलैंड को ज़रूर बैटिंग कराएगी। तो अगर पहले कर दिया तो कल ही शायद मैच ख़त्म हो जाए, नहीं तो चौथे दिन तो ये मैच मुझे लगता है ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि केन विलियमसन भी नहीं है टीम में। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, जो बेहद अफसोसनाक कहानी है। पिछले करीब 1.5 साल से हम ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से पूरी तरह से ग्रस्त है। कोरोना ने हम सबको क्या क्या नहीं दिखाया, ऐसी ऐसी मौतें दिखाई कि जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं चाहते भी नहीं कि सोचना। अपनों की लाशें लोगों के मुर्दा घरों में पड़े रहीं। अंतिम संस्कार में लोग अपने ही साथ जो है उनका नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं कोरोना ना हो जाए। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें, घर पे तड़पते हुए बिलखते हुए लोग, पानी के ऊपर तैरती बेकफन लाशें, सभी कुछ देखी। ऑक्सीजन के लिए भी तड़पते हुए सभी को देखा। तो इस कोरोना ने पूरी दुनिया बदल दी, दुनिया को जीने का अंदाज़ बदल दिया। यहीं से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, और बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बेरोज़गारी बढ़ी, इकोनॉमी की हालत ख़राब हुई। लेकिन इसी कोरोना काल के बीच में 2 खबरें आई हैं। एक खबर अभी कुछ दिन पहले की थी, बेंगलोर से आई थी। बेंगलोर के एक मॉर्चरी में, एक मुर्दा घर में, जो लगभग 1 साल से बंद था, उसकी सफाई का ख्याल आया, और उसकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को उस मुर्दा घर में भेजा गया। जब करीब साल भर से मुर्दा घर बंद है वो, तो जब सफाई कर्मचारी मुर्दा घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी, और वो ये कि मुर्दा घर के अंदर 2 लाशें तब भी पड़ी हुई थी। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि 1 साल से मॉर्चरी बंद है, उसके बाद भी 2 लाशें। फिर छानबीन तफ्तीश हुई, पता चला ये दोनों लाशें कोरोना के मरीज़ की थी। फिर इन लाशों के ज़रिए उनके परिवार वालों की शिनाख्त हुई, और 1 साल के बाद जाकर कहीं उन 2 लाशों को अंतिम संस्कार मैसर हुआ। तो ये भी एक कोरोना का पहलू था, अफसोसनाक। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो इसलिए भी बेहद अफसोसनाक है कि कोरोना से सभी की ज़िंदगी बदली, सभी डरे भी। लेकिन कानपुर के एक पढ़े लिखे डॉक्टर, उन्होंने जो कुछ किया, हालांकि इन डॉक्टर साहब को लेकर भी अभी एक बहुत डर बना हुआ सभी के, उनके रिश्तेदारों के जहन में, वो बड़ा अजीब था। कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के एचओडी हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप इनसे अंदाज़ा लगाइए कि कितने पढ़े लिखे होंगे। इनका नाम है डॉक्टर सुशील कुमार। रायबरेली के पास के रहने वाले हैं, और रमा मेडिकल कॉलेज में, जैसा मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक के हेड हैं। इनकी जो वाइफ हैं वो स्कूल में टीचर हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, और इनके 2 बच्चे, एक बेटा 18 साल का जो दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बेटी अभी हाई स्कूल में है। तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी। कल डॉक्टर सुशील कुमार अपने बड़े भाई को एक मैसेज भेजते हैं, और वो मैसेज में लिखते हैं कि तुम मेरे घर चले जाओ। कानपुर में वो रहते हैं, कानपुर के एक सोसाइटी है, वहाँ पे
डिविनिटी अपार्टमेंट में, उसके 5th फ्लोर पर डॉक्टर सुशील कुमार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहते थे। तो शाम को वो करीब अपने भाई को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे अपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चों की लाशें पड़ी हैं और इसके बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। भाई ये मैसेज पढ़ते ही बेहद घबरा जाता है। इसके बाद वो कॉल बैक करना शुरू कर देता है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब का फ़ोन जो है वो मोबाइल बंद हो जाता है, स्विच ऑफ। बड़े भाई भागे भागे अपने भाई के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा बाहर से भी लॉक हो सकता था, चाबी थी नहीं उनके पास। काफ़ी कोशिश की, खुला नहीं। उन्होंने पड़ोसियों को बताया, फिर मैसेज के बारे में बताया, फिर उन्हें लगा कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को बताया, फ़ौरन पुलिस की टीम पहुंची, दरवाज़ा तोड़ा गया। जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो एक कमरे में डॉक्टर साहब की जो वाइफ थी उनकी लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। उन्हीं के पास लाश के एक हथौड़ा पड़ा हुआ था जिस पे खून लगा हुआ था। इससे देखकर साफ अंदाज़ा था कि इसी हथौड़े से जान ली गई है। इसके बाद जब वो लोग दूसरे कमरे में पहुंचे तो उनका जो 18 साल का बेटा था शिखर, उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो उनकी बेटी थी खुशी, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। इन दोनों के सर पे कोई चोट नहीं था। इनकी लाशें देखकर लगता था कि इनकी जो हत्या की गई है वो गला घोंट कर की गई है। तो जो मैसेज लिखा था डॉक्टर साहब ने वो बिल्कुल सही लिखा था। और इसके बाद तीनों लाशों को लेकर पुलिस फ़ौरन अस्पताल जाती है, घर की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान वहाँ से 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलता है। और ये जो 10 पन्ने में लिखे हुए थे डायरी के, वो सारे पन्ने इस वक्त मेरे पास ही हैं। अलग अलग चीज़ें लिखी थी। हूबहू जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक जगह उन्होंने लिखा है मैलिगेंट डिप्रेशन, एक जगह लिखा है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, एक पन्ने पे उन्होंने लिखा है कोविड रिलेटेड डिप्रेशन, इसके आगे लिखते हैं फोबिया। इसके बाद लिखते हैं अब और कोविड नहीं, ये कोविड अब सबको मार डालेगा। अगली लाइन जो लेटर में है कि अब लाशें नहीं गिननी है, अब लाशें नहीं गिननी है। और उसके साथ लिखते हैं ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन वही कोरोना का नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन देशों में इस वक्त मिल रहा है। अपने इंडिया में भी 2-4 केस मिल चुके हैं, कर्नाटक में कल ही पता चला, और भी ये बढ़ रहा है। और इसको लेके पूरी दुनिया में एक चिंता है ओमिक्रॉन को लेकर। हालांकि WHO ने अभी कहा है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में हम इसकी तस्वीर साफ़ करेंगे ये कितना ख़तरनाक है। लेकिन इसी ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर सुशील ने अपने इस नोट में लिखा है कि अब लाशें नहीं गिननी, और उसके साथ वो लिखते हैं ओमिक्रॉन। आगे लिखते हैं कि अपनी लापरवाहियों के चलते कैरियर को उस मकाम पर ले गया हूँ जहाँ से निकलना असंभव है। मेरा कोई भविष्य नहीं रहा, अतः मैं होशो हवास में अपने परिवार को ख़त्म करके ख़ुद को भी ख़त्म कर रहा हूँ। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। मैं लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ, आगे का भविष्य कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अतः इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए सभी को मुक्ति के मार्ग पर छोड़ कर जा रहा हूँ। सारे कष्ट एक ही पल में दूर कर रहा हूँ। अपने पीछे मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। मेरी आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करती। इसके बाद लिखते हैं आँखों की लाइलाज बीमारी की वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है। पढ़ाना मेरा पेशा है, जब आँखें ही नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा, अलविदा। ये डॉक्टर सुशील ने एक तरह से 10 पन्नों में ये कहानी लिखी है। अपने भाई को मोबाइल पे मैसेज भेजा, पुलिस की टीम और ये सारे लोग पहुँचे, लाशों को कब्जे में लिया और ये पन्ने मिला 10। अब इसके बाद जो पुलिस है वहाँ की वो मानकर चल रही है कि डॉक्टर साहब ने ये सब कुछ किया है। अब जो मैंने आपको शुरू में कहा कि खतरा, क्योंकि इस वक्त तक अभी की तस्वीर ये है कि घर में 3 लाशें हैं, एक उनके बेटे की, एक बेटी की और एक पत्नी की, और इन तीनों का कत्ल डॉक्टर साहब के सर के ऊपर है। और ये उनकी इस खत से भी पता चलता है कि उन्होंने ही मारा। तो फिलहाल वो एक कातिल है,
लेकिन इस खत का एक दूसरा रूप है, और वो ये है कि ये जिस तरीके से लिखा गया है ये एक सुसाइड नोट की तरह से लिखा गया, जिसमें अलविदा और बाकायदा एक जगह जिक्र है कि इन सब को ख़त्म करके मैं भी जा रहा हूँ और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये भी है कि ये भी सुसाइड करने वाली बात खुद के लिए भी लिख रहे हैं। अब जब पुलिस ने तफ्तीश की, भाई और बाकी फैमिली से पूछा, तो पता चला डॉक्टर साहब काफ़ी वक्त से डिप्रेशन के शिकार हैं। कोरोना की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उसके बाद एक जब नया वेरिएंट एक डेल्टा आया तो भी उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अक्सर कोरोना को लेके बेहद डरे और सहमे रहते थे। कहते हैं कि बीच में एक दो बार और उन्होंने इसी तरह के कदम उठाने की कोशिश की थी, खुदकुशी की, अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की थी। कई बार तो उन्होंने कहा था, मुझे लगता है इन सबको मार कर मैं मुक्ति दे दूँ और ख़ुद भी मुक्त हो जाऊँ। उनकी आँखों की प्रॉब्लम भी थी, और चूँकि वो एक HOD थे फॉरेंसिक साइंस में कॉलेज में, तो उनका काम पढ़ाना था। तो उन्होंने ये लिखा भी है कि जब आँखें ही नहीं रहेंगी तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे, और पढ़ाने के लिए पढ़ना भी होता है। तो ये भी एक दिक्कत थी। अब जब से ये लाशें मिली और ये लेटर मिला, इसके बाद से जो पुलिस है, वो पुलिस की टीम डॉक्टर सुशील कुमार को ढूंढ रही है चारों तरफ। मोबाइल स्विच ऑफ है, आखिरी लोकेशन कानपुर का ही था, उसके बाद कहाँ है मालूम नहीं। और सभी को एक ही डर सता रहा है कि कहीं चौथी लाश की खबर ना आ जाए, खुद डॉक्टर सुशील कुमार की। और ये बात कानपुर पुलिस को भी बेहतर तरीके से पता है। जो कानपुर के आला पुलिस अफसर हैं, उन्होंने कहा उनकी कोशिश है कि चूँकि एक तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार, उनके ख़त में भी जो सुसाइड नोट एक तरह से कहें, अभी तक सुसाइड नोट इसको हम लोग लीगली नहीं कह सकते, लेकिन जो मजमून है उसमें यही है कि वो ख़ुद को भी मारने की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से भी डिप्रेशन के शिकार, परिवार ने बताया कि वो बहुत पहले से ही डिप्रेशन के शिकार हैं और उनका बर्ताव भी उसी तरीके का था। तो पुलिस को एक डर ये है कि कहीं गिरफ्तारी से पहले या पुलिस उन तक पहुँचे उससे पहले उनकी मौत की खबर नहीं आ जाए। और इस वजह से ये केस पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वक्त रहते डॉक्टर सुशील कुमार को ढूंढा जाए, और अगर वो डिप्रेशन के शिकार हैं बाकी चीज़ें पूछा जाए, उनकी मानसिक हालत को बेहतर किया जाए। लेकिन ये जो हादसा है ये हमें बताता है कि कैसे कई बार कई चीज़ें हम सबको इतना बेचैन और परेशान कर देती हैं कि इतना सख्त कदम उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सुशील कुमार अकेले नहीं है इस दुनिया में जो कोरोना से जिन्होंने झेला हो, डेल्टा झेला हो, या अभी जो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने मेंशन किया है, पूरी दुनिया झेल रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1000-1500 किलोमीटर पैदल चले, अपनी बुज़ुर्ग माँ बाप को कंधे पर लेकर, सामान लेकर पैदल, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने भी एक जंग लड़ी, एक लड़ाई लड़ी, पर हिम्मत नहीं हारी। तो कभी भी इस तरह की चीज़ों में मौत, खुदकुशी, ये कोई न तो हल है और न रास्ता है और न तरीका है। तो ये कमज़ोरी की निशानी होती है। डिप्रेशन भी एक तरह की बीमारी है, बहुत सारे लोग इसके शिकार होते हैं, लेकिन लड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, फ़ायदा भी होता है। लेकिन जान लेना या जान देना ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ख़ुदकुशी कोई इलाज नहीं है और ना हल है। लड़ना, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो एक दुनिया ही एक इम्तिहान है, तो आपको हर दिन ये इम्तिहान से गुजरना होता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन आप इम्तिहान छोड़कर भागें तो आप फिर भगोड़े कहलाते हैं। तो इसीलिए बार बार ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ख़ुदकुशी, सुसाइड ये आसान रास्ता है मुश्किलों से मुंह मोड़ने का, जो कभी करना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक हंसता खेलता परिवार, आप ये देखिए कि वो लड़का जो शिखर इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके अपने सपने होंगे, बहुत सारी चीज़ें। उनकी बेटी खुशी जो अभी हाई स्कूल पास करती, 12th का शायद एग्ज़ाम था उसका, तो उसके भी होंगे। वाइफ टीचर हैं, फैमिली ठीक ठाक थी, अर्निंग भी ठीक ठाक थी। लेकिन अब ये कि कोरोना से बचे, अब ये ओमिक्रॉन आ जाएगा, तो सिर्फ सोच कर या अंदाज़ा लगा कर कि आने वाले वक्त में ये सब ऐसा होगा, ऐसा कदम उठाना कहीं से भी मतलब इसको हम सही नहीं ठहरा सकते। ये कहना कि कोरोना से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इस दुनिया में हर 100 साल में तबाही आई है। आपको पता, पिछले 400 साल का इतिहास उठा लीजिए, हर 100वें साल में, ख़ासतौर पर ये 20 और 19 हर साल का, चाहे 1919 1920 हो, 2019-20 हो, इससे पहले 1819-20 हो, उससे पहले 1719-20 हो, 100 साल में एक महामारी आई है, चाहे वो हैज़ा हो, कॉलरा हो, और उसमें बहुत लाखों की तादाद में लोगों की जान गई। कोरोना ने भी लाखों लोगों की जान ली, लेकिन फिर दुनिया वापस खड़ी होती है, लड़ती है, जीतती है।
लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अफसोसनाक कहानी थी कानपुर के डॉक्टर सुशील कुमार की, और पुलिस फ़िलहाल उन्हें तलाश कर रही है ताकि शायद एक ज़िंदगी को और बचाया जा सके। तो अब कहानी ख़त्म करें उससे पहले जो अपना सिलसिला है, आज स्वरा उर्फ नीलू, इनका आज जन्मदिन है और किरण जाधव जी ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे। नीलम भगत, इनका भी आज जन्मदिन है, और गौरव विनोर ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे नीलम जी आपको भी। चारू सिंह पारो, इनका भी आज जन्मदिन है, और शैलेंद्र सिंह ने भेजा है। इसके अलावा पृथ्वी राज सिंह परमार हैं, निखिल कुमार, ये बेलची हत्याकांड बिहार की कहानी सुनना चाहते हैं। मयूर ठोले हैं जो जेस ओवेंस की कहानी सुनना चाहते हैं। साहिल खिल्लन हैं। रवि दत्त हैं। रवि दत्त ने ये लिखा कि मैं जो हूँ सिक्योरिटी हमेशा गलत बोलता हूँ, और जो इन्होंने पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है। असली में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है सिक्योरिटी, और मैं सिक्योरिटी कई बार बोलता हूँ। ऐसे और भी कई शब्द हैं जो मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन अच्छा वो आपने ध्यान दिलाया। कोशिश करूँगा अब मैं इसको रटूँगा और आइंदा मैं सिक्योरिटी ही बोलूँगा ताकि फिर गलत ना हो। तो थैंक यू रवि दत्त साहब। अनिकेत भोसले हैं, और ये किंग ऑफ ईरान शाह पहलवी, इनके 3 दिन की पार्टी की कहानी सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है ये। गणेश प्रसाद है बेंगलोर से। अनीता हैं, और इनका कहता है जो अभी सुकेश की कहानी सुनाई थी तिहाड़ की, कि कानून का खौफ मुजरिमों में आजकल है नहीं, और जेल और तमाम जगह पे अय्याशी का अड्डा हो चुका है, तो फिर इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। विशाल भार्गव हैं, और ये बिल्लू सांडा वेस्ट यूपी की कहानी सुनना चाहते हैं। किरण मलानी खीरी हैं। नरेंद्र सिंह हैं मेलबर्न से, और इनकी बेटी गुरनिका सिंह 95% के साथ पास हुई, फिर से एग्ज़ाम में बैठ रही हैं, तो ऑल द बेस्ट गुरनिका। और नरेंद्र सिंह जी, आपने जो मेल में मुझसे पूछा है, अच्छा इनकी एक बेटी का बर्थडे भी 2 जनवरी है और मेरा 3 है, तो आपने जो मेल में लिखा था, हाँ बिल्कुल कज़न के बारे में जो आपने कहा था, तो आपने सही पकड़ा, सही है। विनय कुमार लुधियाना से हैं। इसके अलावा वत्सल देसाई हैं। रविंदर कौशिक की कहानी सुनना चाहते हैं, जो भारतीय जासूस पाकिस्तान में। इसकी कहानी मैं सुना चुका हूँ वत्सल, और इसी आप कहानी के एपिसोड में आपको आराम से मिल जाएगा। अमृता वेदांत हैं, और ये बोकारो 98-99 की जो एक घटना थी उसकी कहानी सुनना चाहती हैं, और इनका कहना है कि क्या कुकू ऐप पे भी कहानी सुनाई जा सकती है, तो बिल्कुल आप कुकू ऐप पे कहानी सुना सकते हैं। बाकी इसकी टेक्निकल जानकारी जैसे मुझे मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा मेल पे। जितेंद्र शर्मा हैं, और इनका कहना कहानी का स्टॉक ख़त्म हो गया, अब फिर से कहानी का हर दिन इंतज़ार करना पड़ता है। जयवर्धन सिंह हैं, MP शाहजहाँपुर से, एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मृण्मय हज़ारिका हैं, और ये मजूली असम से हैं। और तन्मय दास हैं कोलकाता। इन्होंने कहा कब आएंगे, जब भी आऊँगा मैं पक्का तन्मय साहब आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो आज इतना ही। अब आपको मुलाकात आपसे होगी मंडे को, क्योंकि कल संडे है, सब कुछ ठीक रहा तो कल छुट्टी, आप लोग भी छुट्टी मनाइए। तो नए हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में मंडे के दिन किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।